Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video I am going to solve DSSB TGT 2018 question paper and I will talk about the physics part only. अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कीजिएगा बाद में, ताकि ये सीरीज लाइक अ सीरीज मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँ. In particular this video I will solve question paper which was conducted in 2018 on 27 September in shift 3rd. Okay, I will discuss only physics part. Okay, let's start guys. Question first. Which of the following is a non-conventional source of energy? So there are two type of sources. One is non-conventional source जिसमें आता है solar energy, tidal energy and wind energy. And conventional source होते हैं that is non-renewable sources. वो होंगे coal, electricity, petroleum, oil, natural gas. They are the conventional. It is asking for non-conventional. Tidal energy is the option. Option A correct है. Question 2. The Secretariat of UNFCCC is located in which country? Full form of this is United Nations Framework Convention on Climate Change and it is located in Bonn, Germany. Option A is correct here. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड जो एनर्जी सोर्सेस है उसके भी क्वेश्चंस है, तो उसको मैं फिजिक्स पार्ट में ही इंक्लूड कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस होते हैं. आप अगर मोटी मोटा आइडिया लगाएंगे फॉर फिजिक्स 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चंस एंड बायो 30 क्वेश्चंस. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मतलब थोड़े से नॉन कैलकुलेटिव भी रहेंगे, उसको भी इंक्लूड किया गया है. ओके, क्वेश्चन थर्ड. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड टू कॉम्बैट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इशू? Option C is correct here, ozone depletion. The Montreal Protocol 1987 is a global agreement to protect the stratospheric ozone layer by phasing out the production and consumption of ozone depleting substances. Question 4. 5th of June every year is celebrated as which day? It is celebrated as Environment Day. जो अदर डेट है that is Science Day. तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है. चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, वाटर डे 22 मार्च वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है एंड एनवायरनमेंट डे 5 जून को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 5. टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन. टिंडल इफेक्ट जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया जाता है एंड ऑप्शन डी दैट इज ग्लूकोज सॉल्यूशन, इट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन. इसमें आपका टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा. एक्वा सॉल्यूशन आप सोडियम क्लोराइड नमक का घोल हो या ग्लूकोज का हो, बोथ आर ट्रू सॉल्यूशंस एंड वी कैन नॉट सी द टिंडल इफेक्ट इन दैट. क्वेश्चन 6. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन द पेरेंट न्यूक्लियस व्हिच गिव्स N14 ऑन एमिशन ऑफ 2 बीटा पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली इज. तो देखिए जब बीटा पार्टिकल का डिके होगा देन देयर इज इंक्रीमेंट इन द एटॉमिक नंबर, दैट इज जो आपका जेड नंबर रहेगा +1 हो जाएगा एंड देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर. वाइल इन द केस ऑफ अल्फा डिके देयर इज डिक्रीमेंट ऑफ 4 मास नंबर एंड 2 इन द एटॉमिक नंबर. हियर इट इज आस्किंग फॉर 2 बीटा डिके, एमिशन ऑफ 2 बीटा. तो जब 2 बीटा निकल जाएगा तो फाइनल पार्ट दिया हुआ है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 14 दिया हुआ है, दैट इज एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन के लिए. देखिए कोई भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. अगर नाइट्रोजन लिखा गया दैट मीन्स एटॉमिक नंबर मस्ट बी 7. तो एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 14 ऑलरेडी गिवन है. तो इसमें 2 बीटा डिके के बाद ये हम लोग अचीव किए थे, दैट मीन्स इसका जो पेरेंट न्यूक्लियर रहा होगा उसका मास नंबर 14 रहा होगा, क्योंकि बीटा डिके में मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है. दैट्स वाई मास नंबर मस्ट बी 14 एंड जो उसका एटॉमिक नंबर रहा होगा दैट मस्ट बी लेस देन 2 फ्रॉम 7, दैट इज ए 5 रहा होगा. तो हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियस आ रहा है एटॉमिक नंबर उसके लिए 5 है, दैट इज प्रोटॉन नंबर 5 हो जाएगा. प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों बराबर होते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर भी 5 आ जाएगा फॉर न्यूट्रल एलिमेंट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए 14th माइनस प्रोटॉन नंबर कर दीजिए तो इट इज़ 9. तो 559 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन 7. वाटर पॉल्यूटेंट्स that are responsible for eutrophication are. Option D is correct here. Fertilizers contains phosphates,
तो फॉस्फेट्स का जो इनरिचमेंट हो जाता है जो कि हेल्पफुल होता है फॉर स्मॉल प्लांट्स लिविंग इन द वाटर। Eutrophication is a gradual rise in the levels of phosphorus, nitrogen and other nutrients essential for the plant growth within an aging aquatic ecosystem like a lake or other water body. Here option D is correct here. Question 8. A truck running at 54 km per hour is brought to rest in 10 seconds. The distance traveled by truck in 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, फर्स्ट वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। या पर्टिकुलर दिस रनिंग कंडीशन से रेस्ट में आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 10 सेकेंड में आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड डेल्टा टी, दैट इज 0 माइनस यू। 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड, फॉर दैट मल्टीप्लाई इट बाई 5/18, देन 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन हो रहा है एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, तो 10वें सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है या nth सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस होता है फार्मूला होगा u प्लस हाफ a 2n-1। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a का जो वैल्यू रहेगा -3/2 पुट कीजिएगा एंड सॉल्व इट, तो आंसर आएगा 0.75 मीटर। तो 10वें सेकेंड में 0.75 मीटर ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन 9. Abhiram leaves his house at 8:30 AM for his school. The school is 2 km away and classes start 9 AM. If he walks at a speed of 3 km per hour for the first kilometer, at what speed should he walk the second kilometer to reach just in time? देखिए टोटल जो टाइम लग रहा है आधा घंटा है। उसने शुरू के जो 1 किलोमीटर ट्रेवल किया था 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल किया था, तो 3 किलोमीटर पर आवर दैट इज 1 किलोमीटर के लिए 20 मिनट्स लगा, तो रिमेनिंग टाइम होने वाला है 10 मिनट्स। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करना है वह 1 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर था और 30 मिनट का टाइम इंटरवल था। रिमेनिंग जो है 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। फॉर दिस स्पीड निकाल लीजिए, 1 किलोमीटर डिवाइड 10/60 टू कन्वर्ट मिनट्स इन आवर, तो आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो अभिराम को 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना पड़ेगा फॉर रिमेनिंग 1 किलोमीटर जर्नी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 10. द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार इन 8 सेकेंड। देखिए यहाँ पर VT ग्राफ दिया हुआ है, तो जो डिस्टेंस होने वाला है एरिया अंडर द कर्व सिंपली कर दीजिए, तो एरिया अंडर द कर्व आप कर पाएंगे। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो एरिया जो भी एरिया इसके इनसाइड आने वाला है दिस इज द डिस्टेंस। तो बेस लेंथ हो जाएगा 8, हाइट हो जाने वाला 20 और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, हाफ इंटू 8 इंटू 20 दैट इज 80 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस आने वाला है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 11. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। हाउ मच नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन dv/dt जीरो होने वाला है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन एवर एक्सेलरेशन जीरो होगा फोर्स भी जीरो होने वाला है। एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पुट ए इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज एफ नेट 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 12. अ बुलेट ऑफ मास 100 gram is fired from a gun of mass 20 kg with a velocity of 100 meter per second. The required velocity of the gun is. यहाँ पर आपको लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन। गन जब फायर करेंगे तो बुलेट आगे जा रहा है, ठीक, एक मोमेंटम आ रहा है। इनिशियली रेस्ट पे थे तो मोमेंटम 0 था, तो जब बुलेट आगे जाएगा तो मोमेंटम आएगा, तो उसको कंजर्व करने के लिए एक रिवर्स मोमेंटम आएगा, ठीक। दैट्स वाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा m1v1 इक्वल टू m2v2। लेट दिस इज m1v1 फॉर बुलेट, देन ए रिक्वायर्ड वेलोसिटी आएगा एक आपका गन में जो पीछे साइड को ढकेलेगा उसको। वैल्यू पुट कर दीजिए, मास है 100 ग्राम एंड टू स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ गन इज 20 kg कन्वर्टेड इन ग्राम, तो 20 इंटू 10³ ग्राम हो जाएगा इंटू v। वेलोसिटी ऑफ गन हमको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए, तो v गन इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 13. अ पोर्टर ऑफ मास 50 kg कैरीज अ लोड ऑफ वेट 50 न्यूटन ऑन हिज शोल्डर। द फोर्स विथ विच द फ्लोर पुशेस अप हिज फीट इज। तो जो मास कैरी कर रहा है उसका जो वेट दे रहा है, वेट दैट इज mg, तो 50 न्यूटन है।
तो यहाँ से उसका जो लोड रहेगा, मास रहेगा, मास ऑफ लोड 5 kg आने वाला है। 50 न्यूटन दैट इज 5 इंटू जी कर दीजिएगा, वही 50 न्यूटन के बराबर है। तो एम की जो वैल्यू हो जाएगी 5 kg हो जाएगा। अब टोटल मास क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर जो पोर्टर है, जो कूली है, उसका खुद का मास रहेगा और जो उसके ऊपर वजन है उसका मास। तो 5 kg का लोड है और खुद का उसका जो मास रहेगा वो 50 kg है। तो टोटल मास होने वाला 55 kg। तो नॉर्मल फोर्स बाई विच फ्लोर पुशेस अप हिज फीट इज इक्वल टू m टोटल इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो 55 इंटू 10 दैट इज 550 न्यूटन। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 14, a cricket ball and a tennis ball of different masses, mass of cricket ball is heavier than the mass of the tennis ball, have the same kinetic energy, then which option are the correct? देखिए काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर बाई 2m, वेयर p इज द मोमेंटम। जब काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में बराबर है देन p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, दैट मीन्स p इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। अब जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा रहेगा उसके लिए मोमेंटम ज़्यादा आने वाला है। इफ़ यू आर कंसिडरिंग द सेम काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ बॉडीज, तो हमारे पास यहाँ पर मेंशन किया हुआ था क्रिकेट बॉल इज हैवियर, तो क्रिकेट बॉल का जो मोमेंटम रहेगा दैट इज गोइंग टू बी हैवियर, ग्रेटर। तो क्रिकेट बॉल हैज़ अ ग्रेटर मोमेंटम दैन द टेनिस बॉल। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 15, अर्जुन हैज़ अ मास ऑफ 50 kg, ही ईट्स बनानाज ऑफ 100 calories, if this energy is used up to lift him from the ground, the height of which he can climb is, mass of Arjun is 50 kg। ठीक, तो उसको पर्टिकुलर हाइट चढ़ने के लिए, जाने के लिए एनर्जी यूज करना पड़ेगा। एनर्जी कहाँ से दे रहा है, एनर्जी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक, हम लोग ऐसा यूनिट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट्स वाई इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आपका आ जाएगा 4200 जूल, और यही जो एनर्जी है इट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर आने वाला है, जो एनर्जी रहेगा इसका। तो एक पर्टिकुलर हाइट जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, mgh। यहाँ पर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा mgh। पुट द वैल्यूज, मास ऑफ अर्जुन 50, g की वैल्यू 10 है और हाइट हमको पूछ रहा है h, एंड सॉल्व कर लीजिए। तो 4200 डिवाइड बाई 500 दैट इज h की वैल्यू आने वाली है 8.4 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 16, ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। व्हाट इज इट्स वैल्यू ऑन मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नियरली 1/6 दैन दैट ऑफ द अर्थ। देखिए मून पर आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो कम है वहाँ पर। ये स्मॉल जी कम बेसी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द पर्टिकुलर, आपका जैसे अर्थ का मास हुआ, मून का हुआ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट है, डिफरेंट जो आपके पास उपग्रह या ग्रह रहने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग उनके पर्टिकुलर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा डिफरेंट होने वाला है। लेकिन जो कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होने वाला है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 17, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट x मीटर, इफ इट टेक्स y सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, द टाइम इट टेक्स टू रीच हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इज। लेट्स हमारे पास कोई पर्टिकुलर x मीटर हाइट का कोई टावर है, वहाँ से एक बॉडी को फ्रीली छोड़ा जा रहा है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लेकर चलना है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज कीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो आप यूज कर पाएंगे x इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो था वहाँ पर मैं g यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली। अगर आपका कंप्लीट हाइट आने में जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल y दिया हुआ है, तो कैपिटल x इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी वाई स्क्वायर हो जाएगा। t की जगह पर, स्मॉल t की जगह पर y मैंने पुट कर दिया सिंपली, और u बराबर 0 होने वाला है, फ्रीली ड्रॉप किया गया है, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। और जब हाफ की बात करेंगे, x/2 की बात करेंगे, जब हाफ पर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स कैपिटल t टाइम लग रहा है, तो हाफ g कैपिटल t स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो हाफ इक्वल टू t स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज टावर का हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में या x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगने वाला है इट इज इक्वल टू y डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 सेकेंड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 18, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 2500 kg per meter cube is found to weigh
0.5 kg of in air. If 3/4 volume of solid is completely immersed in brine solution of density 1150 kg per meter cube, find the apparent weight of the solid in brine solution. देखिए इसमें पर्टिकुलर जो डेंसिटी दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ सॉलिड का, और उसका वेट भी दिया हुआ है, और 3/4 फ्रैक्शन इसका डुबोया गया है एंड अपरेंट वेट पूछ रहा है। ये तो आपका वेट इसका हल्का होने वाला है। जो वेट पहले एयर में था 0.45 था, उससे वो जब हम लोग किसी लिक्विड में डालेंगे तो हल्का हो जाएगा। बायंट फोर्स उस पर अप्लाई होता है। वेट का इससे ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो हम लोग उसको सीधा इनकरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी डायरेक्टली इनकरेक्ट है। बाकी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो अपरेंट वेट होने वाला है इट इज़ इक्वल टू W सॉलिड, जो आपका एयर में इसका वेट था वो है W सॉलिड, वेट सॉलिड, माइनस W सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू इमर्ज्ड फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन डूबा हुआ है? अगर कंप्लीटली डूबा रहता तो 1 ले लीजिए, हाफ है तो 1/2, 3/4 यहाँ दिया है 3/4 पुट कर लीजिए एंड सॉल्व इट। तो जो वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा 0.29475 kg। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 19, अ पीस ऑफ कॉपर ऑफ डेंसिटी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैविंग एन इंटरनल कैविटी weighs 264 ग्राम इन एयर एंड 221 ग्राम इन वाटर, द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज। देखिए कॉपर का कोई एक पर्टिकुलर सॉलिड पार्ट लिया हुआ है लेकिन उसमें कैविटी है। ठीक, इनसाइड कैविटी होगा। तो पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कैविटी है क्या होगा। कैविटी है तो उसका कोई मास तो होने वाला है नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा? 264 ग्राम माइनस 221 ग्राम, 43 ग्राम वाटर डिस्प्लेस्ड होने वाला है। सिंस वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल पाएंगे। देखिए इसको जो पीस ऑफ कॉपर को कम्प्लीटली डुबो दिया गया है, जो वॉल्यूम रहेगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होने वाला है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर दैट इज 43 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके डेंसिटी डिवाइड कर देंगे तो हमको जो वाटर का रहेगा वॉल्यूम यहाँ से हमको मिलने वाला है। 43 ग्राम वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ था। वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ था उसका जो वॉल्यूम आएगा 43 सेंटीमीटर क्यूब आने वाला है। तो जो ये बॉडी रहेगा, सॉलिड बॉडी रहेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो सॉलिड लिया गया था उसका जो टोटल वॉल्यूम है दैट मीन्स कॉपर का वॉल्यूम प्लस जो कैविटी है उसको पूरा मिलाकर जो वॉल्यूम आ रहा है वो 43 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कैविटी इनसाइड होगा, बाहर से नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो सॉलिड और जो उसका इनसाइड वाला कैविटी है उसका टोटल जो वॉल्यूम आ रहा है आउटर अगर देखेंगे तो 43 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। इट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी। कैविटी का निकालना है तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए वॉल्यूम हमारे पास जो टोटल वेट कॉपर का दिया गया है और डेंसिटी डिवाइड कर दीजिए, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम रहेगा कॉपर का अपार्ट फ्रॉम द कैविटी वो मालूम हो जाएगा। तो 264 ग्राम कॉपर का वेट था और डेंसिटी दिया हुआ 8.8 ग्राम। इसका जो वैल्यू आएगा 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब, जो कॉपर का एक्चुअल वॉल्यूम आने वाला है। तो जो वी कैविटी हो जाएगा इट इज इक्वल टू 43 माइनस दिस वैल्यू कॉपर का जो वॉल्यूम रहेगा, और आंसर आ रहा है 13 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 20, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, इट इज मैक्सिमम फॉर अ सॉलिड। ठीक है, और स्टील के लिए मैक्सिमम होने वाला है जितने भी ऑप्शन दिए गए उसमें। ठीक, जो v होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, इसका जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट b डिवाइड बाई रो। b बल्क मॉडुलस है और रो मास डेंसिटी है। आल्दो मास डेंसिटी स्टील का ज़्यादा होगा लेकिन तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। लेकिन जो बल्क मॉडुलस है यह मच मोर होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। तो हमारे पास जब भी सॉलिड रहेगा ड्यू टू दिस बल्क मॉडुलस, हाइयर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, जब भी हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसका ऑलमोस्ट वेलोसिटी जो स्पीड रहेगा साउंड का इसमें ज़्यादा होने वाला है। तो स्टील में ज़्यादा रहेगा, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 21, राजू हियर्स द इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम राजू इज। देखिए ये हमारे पास पर्टिकुलर यहाँ से अगर हम लोग साउंड क्रिएट कर रहा है, कोई राजू यहाँ से साउंड क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे पर्टिकुलर हिल से टक्कर करके वापस आएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा साउंड को, देखिए 1 डी तो ये हो जाएगा, अगर हम डी डिस्टेंस मान के चल रहे हैं तो वापस भी आएगा, तो 2 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। जो इको टाइम होगा
टी इको इक्वल टू 2d डिवाइड बाई बी होने वाला है। तो 2 सेकंड बाद इको सुनाई दे रहा था, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए डी का, डी इज इक्वल टू 350 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 22, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ k/3 फ्रॉम द पोल इफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल इज। देखिए जो कॉन्केव मिरर है, अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज विल बी इन्वर्टेड सेम साइज एंड फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितने डिस्टेंस पर रखा जाएगा पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस यू होगा, उतने ही डिस्टेंस पर आपका इमेज भी बनने वाला है, इन्वर्टेड होने वाला है और सेम साइज का होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल था, दैट इज यही आपका कर्वेचर होने वाला है k/3। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 23, योर फादर हैज़ परचेज्ड अ न्यू बाइक टू गिफ्ट यू एज यू हैव टॉप्ड द स्कूल एग्जामिनेशन एंड यू आर fascinated a lot towards its design, color, look and mirror of it. You wanted to see your beautiful face in the mirror and also saw a statement on the mirror which is written as objects in the mirror appear closer than they really are. The mirror you are looking at is convex mirror. Okay, यहाँ पर used to see larger view in a small size of mirror. छोटे से पर्टिकुलर शीशे में आप एक लार्जर व्यू देख पाते हो। कोई अगर टॉल बिल्डिंग देखना हो, टॉल पेड़ देखना हो, या पीछे का जो पर्टिकुलर व्हीकल्स है उसके पीछे का जो लार्जर व्यू हो उसको देखना हो एक छोटे से मिरर में, उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। तो साइड मिरर ऑफ मोटर व्हीकल्स ये यूज होता है, ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो भी इमेज रहेगा वो क्लोजर दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 24, अ पोस्टेज स्टैम्प प्लेस्ड अंडर अ ग्लास अपीयर्स raised by 10 mm. If refractive index of glass is 1.5, then the actual thickness of the glass slab is different. That is कि लग रहा है कि जो डेप्थ है कुछ कम रहेगा, तो उसको डिफरेंट बोल रहे हैं। तो डी एक्चुअल, जो एक्चुअल डेप्थ रहेगा डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए वैल्यू होने वाला है डिफरेंट का। जो डी रेज्ड रहेगा, कितने हाइट से वह उठा हुआ दिख रहा है, तो इट इज इक्वल टू डी एक्चुअल माइनस डी अपरेंट। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, डी एक्चुअल की वैल्यू आ जाएगी 30 mm। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 25, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इन एयर enters a glass slab of refractive index 1.5. The wavelength of light in glass slab is। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो यहाँ से λ2 डिवाइड बाई λ1 कर लेंगे, n1 डिवाइड बाई n2। जब इन्वर्सली रहेगा तो यहाँ पर λ2 है तो यहाँ पर n1 आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो n1 बाई n2 हो जाएगा। जस्ट सॉल्व इट। λ2 वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, दैट इज 4 × 10⁻⁷ मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 26, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर coaxially at a distance of 5 centimeter from the pole of the mirror. When an object is placed at a distance of 20 centimeter from the lens, it is found that the image coincided with the object. The radius of curvature of the mirror is। जो आपका लेंस है और मिरर है कुछ इस तरह से रखे गए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसका जो इमेज बनेगा, दैट इज भी जो बनने वाला है, वो इसके लिए, इस मिरर के लिए यू का काम करेगा, ठीक। इस पर्टिकुलर जो ये प्लेसमेंट है यहाँ पर, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। इस सिनारियो में अगर हमारा जो पर्टिकुलर लेंस के थ्रू जो इमेज बन रहा है, दैट इज़ जो डिस्टेंस होने वाला है उसका v इक्वल टू अगर इसके कर्वेचर पर बने, इन दैट केस जो इसका यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, उसके थ्रू जो इसका इमेज बनने वाला है, मिरर के थ्रू जो इमेज बनेगा उससे कोइंसाइड करने वाला है। तो v की वैल्यू क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू सेपरेशन, जो सेपरेशन है यहाँ 5 ले लिया, प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। सॉल्व करते हैं, लेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/5 प्लस r इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। u की वैल्यू निगेटिव होगी, -20 सेंटीमीटर रहेगा, और f की वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो प्लस का ले लीजिए क्योंकि इसके लिए प्लस होता है फोकल लेंथ, एंड सॉल्व इट। तो 5 प्लस r इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, दैट इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 55 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 27,
If a concave lens of focal length 20 cm forms an image at a distance of 10 cm from the lens, then the distance of the object from the lens is। देखिए यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज किया गया है, तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इस पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है देखिए लेफ्ट में जा रहा है, जब भी लेफ्ट में लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में चीज़ें ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं तो नेगेटिव होता है। प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे जो हाइट लेते हैं नेगेटिव होता है, और जो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव होगा, राइट में पॉजिटिव होता है। ठीक, अगर हम लोग जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट इन दैट केसेस। ठीक है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है और लेफ्ट में ही फॉर्म होगा, इसलिए भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए। यूज द लेंस फार्मूला, तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f फ्रॉम हियर u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रखा गया था वह -20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 28, अ रजिस्टर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच टू अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ, द रेजिस्टेंस नाउ इज। देखिए जो वायर है, वायर को अगर आप खींच दे रहे हैं, स्ट्रेच करके लंबा कर दे रहे हैं, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला है, वॉल्यूम तो आपका सेम रहने वाला है। तो V1 इक्वल टू V2 कर दीजिए, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ कर दीजिए, इनिशियल है फाइनल है। तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 बिफोर स्ट्रेचिंग आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1। अब इसको हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए, दैट मीन्स R2 बाई R1। देखिए यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली है तो L2 रहेगा, ये इन्वर्सली है तो A1 आ जाएगा। तो L2 A1 डिवाइड बाई L1 A2, A1 और A2 का यहाँ पर हम लोग को रेशियो मालूम था L2 बाई L1। दैट मीन्स जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेच कर दे रहे हैं तो उसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, 40 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर, 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ R1, दैट इज 20 ओम्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 29, द टोटल करेंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी इज। देखिए यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है वो क्या होने वाला, टोटल करंट क्या होगा। तो हमको एक पहले रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या। तो I इक्वल टू V बाई R होने वाला है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप 2 पॉइंट बना लीजिए, यहाँ पर देखेंगे आप ये पर्टिकुलर पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, तो ये सब पॉइंट कनेक्ट हो रहा था। ठीक, तो ये जो दोनों हैं पर्टिकुलर 2 ओम और 6 ओम, ये किस में आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। ये इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से निकल रहे हैं तो पैरेलल हो जाएंगे। तो इनको कीजिए, यहाँ लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R1 कर लीजिए इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 ओम। इनका जो रिजल्टेंट है दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकर चलेंगे, तो रिजल्टेंट हमारे पास R1 की वैल्यू आया 1.5। दिस रिजल्टेंट इज इन सीरीज विद दिस R2 रेजिस्टेंस 1.5 ओम के सीरीज में है, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर लीजिए तो 3 ओम आ जाएगा। इनका जो वैल्यू आ गया ये 3 ओम आ चुका है। अब दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो रिजल्टेंट आने वाला है, इक्विवेलेंट आने वाला है 1/RAB इक्वल टू यहाँ से 3 ओम था और यहाँ से 3 ओम था, इनका ऐड कर लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/3 प्लस 1/3। तो RAB इक्वल टू 1.5 ओम होने वाला है, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा टोटल मिला करके। तो करंट हो जाएगा V डिवाइड बाई RAB, दैट इज 6 डिवाइड बाई 1.5 इक्वल टू 4 एम्पियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 30, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ XY, यहाँ से मूव कर रहा है, XY पाथ में मूव कर रहा है, सोन इन द फिगर। द ABCD इज अ कॉइल एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक कॉइल रखा गया है ABCD। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम X to C along द लाइन XY। देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन X to C जब मूव कर रहा है, इस कॉइल में अगर कोई इंड्यूस्ड करंट आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, X to C मूव कर रहा है, तो जो करंट होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा C to X हो जाएगा, C to X। और इस करंट का अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पर एडजेसेंट कॉइल रखा गया है, इसमें जो इंड्यूस्ड करंट रहेगा इस करंट को अपोज करेगा, तो जो डायरेक्शन इसका होने वाला है ABCD होने वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 31,
अ कंडक्टर कैरीज अ करेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड साउथवर्ड्स, इट देन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ। डायरेक्शन निकालना, फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो अप्लाई कीजिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, आपका जो फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, और फोर्थ फिंगर है, और जो मिडिल फिंगर है करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, देन थंब का जो डायरेक्शन होगा ये मोशन का डायरेक्शन होता है और फोर्स का डायरेक्शन होने वाला है। करंट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो आप अगर प्लेन ले रहे हैं, इसी प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं, इसमें आप क्या कर लीजिए, पेज का जो प्लेन होगा उसमें परपेंडिकुलर कर लीजिए, इसको ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, डाउन साइड चला जाएगा। और इसको अगर साउथ में करेंगे, ये साउथ में करेंगे तो आपका वेस्ट में आने वाला है, जो फोर्स रहेगा फोर्स टुवर्ड वेस्ट लगने वाला है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स। व्हेन द मसल्स, आई मसल्स की बात कर रहा है, और सिलियरी मसल्स जो होंगे अगर रिलैक्सड हो जा रहे हैं, लेंस बिकम्स थिन एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेज हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और जो ऑप्शन बी होता है वो किस केस में होता, व्हेन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स द आई लेंस बिकम थिकर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज। यहाँ पर आई मसल्स रिलैक्स हो रहे थे और लेंस बिकम थिनर, देन फोकल लेंथ इंक्रीजेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके गाइस, तो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन था मैंने इस पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप और भी इसका फर्दर सीरीज चाहते हैं कि मैं बाकी जो DSSB TGT नेचुरल साइंस का जो फिजिक्स पार्ट है पर्टिकुलर, उसके और भी वीडियोज लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बाकी प्रिपरेशन करते रहिए एग्ज़ाम्स का। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।